गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी का। आज 9th चैप्टर है। आज इसको मैं पढ़ाऊंगी, और जिन्होंने भी इसकी पहले वाली क्लास को नहीं देखा हो, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आके देख सकता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी नए राज्य और जो है साम्राज्य। साम्राज्य यानी कि बहुत बड़ा सा राज्य, जैसे कि ये है, और राज्य यानी कि छोटा सा राज्य है। राज्य का मतलब एक साम्राज्य का एक पार्ट, एज लाइक जैसे इंडिया है, ये ऐसे करके। तो इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे मैं थोड़ा बता दूं, तो इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं। तो जैसे 28 जो है स्टेट्स है, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो ये इंडिया का एक पार्ट है, लेकिन इंडिया पूरा देखा तो जाए तो एक कंट्री है। तो इसी तरीके से साम्राज्य और राज्य हुआ करते थे। हम उस पर बात करेंगे। तो इस जो है चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है प्रशस्तीज, व्हाट दे टेल अस। प्रशस्तीज यानी इंस्क्रिप्शन कहते हैं जिसको, पत्थर यानी कि, या फिर जो है किसी वाल पे लिखा गया किसी राजा के बाबत बात हो, तो उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति उसका टेलस यानी वो प्रशस्ति हमें क्या बताती है। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, यानी पत्थरों पे लिखा गया कोई लेख है, उसी को कहा जाता है प्रशस्ति। तो हमें क्या बताती है कि एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, यानी जो समुद्रगुप्त था, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो समुद्रगुप्त वाला फेमस रूलर और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था। डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता, यानी गुप्ता डायनेस्टी का जो है वो 2nd नंबर का राजा था। 1st नंबर का राजा कहा जाता है चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम, और उसका पुत्र था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, यानी उससे जो है उसके टाइम में एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन उसने लिखवाया था, जो कि मिला, उसी से हमको सारे रिसोर्स मिलते हैं कि उसने क्या क्या किया। तो इंस्क्रिप्ट द अशोकन पिलर, यानी अशोका का पिलर, जो इलाहाबाद यानी करंट का जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर जो अशोका ने अपना पिलर लगवाया था, उसी पिलर में इसकी भी बातें लिखी गई हैं। यानी उन्होंने भी अपना जो है नीचे, यानी जो जगह बची थी उसमें अपना नाम लिखवा दिया, अपना सब कुछ, यानी मेरा राज्य कैसा है, क्या क्या है, तो इस तरीके से उसमें इसने लिखवा दिया। इट कंपोज एज अ काव्य बाय द हरिसेना, यानी काव्य यानी कि जैसे रामायण एज अ काव्य है, यानी कि उसको थोड़ा सा एज अ पोएम टाइप्स में लिखवाया गया है। तो उसे जो है हरिसेना ने लिखा था। हु वाज द पोइट एंड मिनिस्टर, यानी वो उनका मिनिस्टर भी था और उसके साथ साथ पोइट यानी कवि भी था समुद्रगुप्त के कोर्ट का। अब आगे हम बात करें तो दिस इंस्क्रिप्शन इज द स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति, यानी जो इंस्क्रिप्शन जो स्पेशल काइंड यानी स्पेशल प्रकार के होते थे, यानी जो विशेष होते थे, उनको प्रशस्ति कहा जाता था। संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी के जो है प्रशंसा में जो लिखी गई बातें हैं उसको प्रशस्ति कहते हैं। इंग्लिश जो है उसमें संस्कृत में प्रशस्ति होता है। तो वाइल प्रशस्ति वेयर कंपोज फॉर द रूलर्स, यानी कि जो राजा क्यों अपना वो मतलब प्रशस्ति लिखवाते थे, इसको हमने 8th चैप्टर में इसके अबाउट पढ़ेंगे। कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी इससे पहले एक चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, उसके अबाउट उन्होंने पढ़ लिया है। तो उसी तरीके से वहीं से शुरुआत हुई थी प्रशस्ति की, और जो है मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ता, यानी गुप्ता के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनकी बात हमने करी। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी प्रशस्ति की शुरुआत कहाँ हुई ये बताता है। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है कि प्रेज ऑफ द किंग ग्लोविंग टर्म, यानी कि जो पोइट होते थे वो राजा के प्रशंसा में कुछ वर्ड्स लिखते थे। एज अ वॉरियर किंग हु ओन विक्ट्रीज एंड बैटल, यानी कि वो लिखते थे कि राजा ने कितने युद्ध जीते हैं, यानी युद्ध के अबाउट लिख देते थे, उनकी आर्मी के अबाउट लिख देते थे। लर्न एंड बेस्ट पोइट, यानी कि हु वाज लर्न, जिससे उन्होंने सीखा, क्या सीखा, इस तरीके से। ही आल्सो डिस्क्राइब करते थे इक्वल टू गॉड्स, यानी वो बताता था जो मतलब जो हरिसेन थे, इन्होंने बताया कि जो है इनका नाम था, जो है इनके पोइट का नाम था हरिसेन ही था। तो हरिसेन बताते हैं कि राजा एज अ गॉड के इक्वल होता था। प्रशस्ति वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस, यानी जो प्रशस्ति थी बहुत बड़े शब्दों में लिखी गई थी, यानी कि सपोज अभी भी जैसे हम किसी की जो है प्रशंसा लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो इस तरीके से उन्होंने उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा था। तो उसके आगे हम बात करें समुद्रगुप्ता द वॉरियर, यानी समुद्रगुप्ता एक वॉरियर के रूप में था। वो बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी चार्मिंग यानी चमक रही थी, बिल्कुल चमकने वाली, मतलब ऐसा इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जिम विम करने के बाद बॉडी एकदम लाइट आ जाती है, तो उस तरीके से। प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क एंड हंड्रेड्स ऑफ स्केर्स, यानी उसकी जो है बॉडी बहुत मतलब ब्यूटी बहुत सुंदर था, लेकिन उसके बॉडी पे निशान थे लगभग 100
जो है बैटल ऑफ एक्सेस, यानी जो बैटल युद्ध करता था तो उसमें एरो के निशान, जैसे बहुत ज़्यादा पहले एरो से युद्ध होता था, यानी बाण और तीर से, तो वो उसके बहुत ज़्यादा उसके निशान थे। और जो है स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्बर्स, यानी जितने भी होते थे उसके ऊपर बॉडी में उसके बहुत सारे निशान थे। तो इससे पता चलता है कि वो वॉरियर भी था। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देखिए तो समुद्रगुप्त ने अपने टाइम में सिक्के बनवाए थे सोने के। तो सोने के सिक्के में एक में आप देखेंगे जो है ये बैठा हुआ है, एक में बैठेंगे बीड़ा बजा रहा है जो है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि वो जो है उसमें म्यूज़िक में भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड था और जो है तो इस तरीके से। और एक में तो दिखाया गया, कहा जाता है कि वो समुद्रगुप्त अपने आप को कविराज भी कहता था कि मैं एक कवि भी हूँ। तो इस तरीके से इसके सिक्कों से हमें पता चलता है। और इस चैप्टर में सॉरी इस जो है टॉपिक में हम बात करेंगे, ये प्रशस्ति हमें बताती है 4 तरीके के रूलर, यानी जो 4 तरीके के राजा थे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या होता है, समुद्रगुप्त पॉलिसीज थी कि जो है रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता यानी कि जो है करंट का देखें नॉर्दर्न इंडिया को हम आर्यवर्त कहते हैं। तो उसकी बात करें तो जो है वो हमें बताता है कि ग्रीन, यानी कि जो इसमें मैप दिया गया नेक्स्ट उसमें हम देखें यहाँ, तो जो ग्रीन कलर है ये पूरा आर्यवर्त है करंट का देखें तो यूपी का है, ये बिहार, ये दोनों स्टेट मिलाकर के आर्यवर्त बने हुए हैं। और नेक्स्ट हम देखें जो है किंगडम पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के एम्पायर का पार्ट था। और रूलर्स ऑफ दक्षिणा पथ, वो हमें बताता है 12 रूलर के बारे में, यानी कि जो है दक्षिणा पथ में जो है 12 रूलर की बात करी गई थी जिसमें समुद्रगुप्त ने अकेले ही इन लोगों को हराया था। तो वो जो है मैप में रेड डॉट में दिखाता है, रेड डॉट जैसे कि ये है, यहाँ पर 12 रूलर से, तो यहाँ पर जो है 12 रूलर से ये देख सकते हैं रेड डॉट में। और उसके बाद जो है इसको हम कहते हैं दक्षिणापथ रूलर साहब जो है। उसके आगे हम देखिए उन्होंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि राजा मतलब समुद्रगुप्त ने अकेले ही युद्ध किया था इन लोगों से, इन लोगों को हरा दिया था। तो इन लोगों ने अपने जो है मतलब राजा सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि ठीक है हम आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं। और आगे हम देखें तो जो है इनर सर्कल सॉरी इनर सर्कल की बात करें तो नेबरिंग स्टेट है जो कि जैसे कि बंगाल हो गया, असम हो गया, नेपाल हो गया, तो इस तरीके से भी राजा ने वहाँ पर कवर किया था। तो जो कि हमें ये दिखेगा ये वाला एरिया, ये पिंक कलर वाला एरिया देखेंगे तो ये इनर स्टेट में ऐसे करंट का स्टेट, ये पूरा ईस्टर्न स्टेट हो गए, यानी कि ये सातों बहन जिसको कहते हैं, नेपाल, भूटान, ये सारा आ जाता है, सिक्किम भी आ जाता है, इधर वाला राजस्थान का कुछ एरिया, मैक्स राजस्थान पूरा आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उसके साथ साथ गुजरात भी आ जाता है। और उसके आगे हम बात करें तो दो है 3 तरीके हमने बताए। चौथी तरीके का था रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क द ब्लू मैप, यानी कि जो ब्लू मैप दिखा था वो आउटलाइन थे, जैसे कि इस पे जो है राजा का कोई कब्जा नहीं था, इन पर कभी राजा ने डिस्प्यूट भी नहीं हुआ राजा का। जिसमें जो है रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स, यानी कि अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राजा ने अपने बेटी की शादी करने के लिए इनसे ऑफर रखा था जो है। और कुषाण उस टाइम शक भी थे, पहले तो उनका कोई शासन नहीं था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन बनाया। तो इस तरीके से इसको हम आउटर लाइनर कहते हैं। और आगे हम बात करें तो विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत की शुरुआत, यानी कि जो विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त सेकंड ने शक को मारा था। तो उस टाइम कहा जाता था यानी जो विदेशी जो है शासक को मारेगा उसका जो है एक टाइटल मिलेगा विक्रमादित्य की। तो जो है उसने चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है उनको मारा था, शक को पूरा मतलब शक विहीन कर दिया था जो है मतलब भारत को। तो उन्होंने जो है उन्होंने अपने मतलब टाइटल ग्रहण किया था विक्रमादित्य, तो जिसको हम जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उसके आगे हम बात करें जीनियोलॉजिस्ट मतलब होता है एंसेस्टर की लिस्ट, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी लिस्ट पूरी। तो प्रशस्ति मेंशन करता है एंसेस्टर ऑफ द रूलर्स, यानी जो उनके राजा के एंसेस्टर थे उनके बारे में भी प्रशस्ति बताती है। और उसके बाद चंद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर यानी जो है मतलब उनके पूर्वज को बात बताती है, उसके पिता के बारे बताता है, फादर एंड मदर के बारे बताता है। तो इस तरीके से हिज मदर कुमारा देवी, यानी कि जो वो चंद्रगुप्त था तो इसका समुद्रगुप्त था, इसकी माँ का नाम था जो है कुमारा देवी जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। और उसके बाद इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, यानी जो कि नॉर्मल पर्सन से उठ करके राजा बने थे। और फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इसको गुप्ता डायनेस्टी पहले राजा कहा जाता है। इन्होंने
महाराजा धीराज की वो टाइटल एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उस टाइम होता था कि जो राजा धीराज यानी कि जो राजा होते थे उनको बहुत ज़्यादा टाइटल अपने आप में ही ले लेते थे। जो अच्छा काम करता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार इसका डायनेस्टी बनाई यानी कि राज्य का नींव रखा, तो उस तरीके से उन्होंने फिर अपने आप को महाराजा धीराज कहा। और समुद्रगुप्त आल्सो यूज, समुद्रगुप्त यूज भी करता था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली महाराजाज, यानी इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। आर मेंशन फैमिली ग्रेजुअली रोज टू द इम्पोर्टेंस, यानी इससे यह दिखाता है कि फैमिली जो है ग्रो कर रही थी। और आगे हम बात करें तो समुद्रगुप्त इंटर्न फिगर ऑफ द जीनियोलॉजिस्ट लिस्ट ऑफ एंसेस्टर, यानी बताया जो कि रूलर्स ऑफ डायनेस्टी। हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त के बेटे का नाम समुद्रगुप्त सेकेंड था। आल्सो उन्होंने इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, यानी उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन छपवाए, उसके साथ साथ उन्होंने भी कॉइन्स बनवाए। और ही लेड एन एक्सपीडिशन वेस्टर्न इंडिया, ने इन्होंने भी वेस्टर्न इंडिया में अटैक किया, उसे जो है मतलब ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द सकाज, यानी उन्होंने भी कोशिश की कि जो लास्ट में जितने शक बचे हैं इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, यानी बात के हिसाब से देखा जाए तो हिज कोर्ट वाज फुल लर्नड पीपल, यानी कि जो वो समुद्रगुप्त था उसके कोर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान व्यक्ति थे, तो जिनके उनको सलाह देते थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। हर्षचरित और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन एक राजा था थानेश्वर का, जिसके पिता ऑलरेडी राजा थे और वो जो है रिटायर हुए, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को दे दिया साम्राज्य। हुआ क्या कि जो है बड़े बेटे को दिया और अपने बेटी की शादी की थी बंगाल के राजा से, सॉरी कन्नौज के राजा से, और बंगाल के राजा जो है इनसे जलते थे और उन्होंने जो है उनकी बेटी के हस्बैंड को मार दिया। जब हस्बैंड को मार दिया जो है तो उसके बाद इनका जो चंद्रगुप्त का हर्षवर्धन का बड़ा भाई था वो अटैक करने गया। जो अटैक करने गया तो उसको भी इन लोगों ने मार दिया। अब इसको मार दिया तो चंद्रगुप्त उस टाइम को जो है एक बुक में लिखा गया, मैंने उससे पढ़ा है, तो उसमें था कि वो 16 ईयर का था, तभी उसने जो देखा कि प्रॉब्लम है तो उसने जो है बिना कुछ सोचे समझे अपने बहन की रक्षा के लिए चल पड़ा और जाकर के राजाओं को जो है मारा और कन्नौज की भी राजधानी अपने उसमें रखा और बंगाल की भी। और अपनी बहन उस टाइम उसकी बहन चली गई थी जो है जंगल में, तो उसको बहन को छुड़ा के वहाँ से उठा के ले आया। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त का कंट्रीब्यूशन, सॉरी हर्षवर्धन का कंट्रीब्यूशन था। और हर्षचरिता यानी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि भी था और उसका मंत्री भी था, तो उसने जो है हर्षचरित यानी कि राजा की अबाउट राजा की बायोग्राफी और लिखा था। और उसके आगे हम जो है हर्षवर्धना को हम बात करें तो जॉन जांग अबाउट होम रीड एंड एटसेट्रा हमने इसके और पढ़ लिया है। इन्होंने भी कहा कि हर्षास कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्टो, यानी कि हर्ष के कोर्ट जो है बहुत बड़ा मतलब एक अकाउंट, एक अच्छा वो दिखाता है व्यू। उसमें क्या होता है कि हर्ष वाज नॉट अ एल्डेस्ट सन ऑफ द, जो कि होता है कि वो बड़ा सन नहीं था, वो तो छोटा था, उसकी बहन के मारने की वजह से वो राजा बना। इसकी स्टोरी हो गई। इसके आगे हमें आल्दो सक्सेसफुल लाइफ द ईस्ट, यानी वो ईस्ट पे चढ़ाई करना चाहता था, वो ईस्ट पे उसने सक्सेस भी गेटअप की। उसके आगे हम बात करें तो कंक्वायर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल आल्सो ही वाज नॉट अ सक्सेसफुल ईस्टर, यानी कि जो है कंक्वायर्ड किया मगध का और प्रोबेबली बंगाल भी आल्सो, यानी बंगाल में भी उसने जो है अटैक किया, उसके साथ साथ मगध में भी। उसके आगे हम बात करें तो प्रोबेबली बंगाल आल्सो ही वाज नॉट अ सक्सेसफुल ईवर, यानी कि बंगाल में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे। और उसके बाद ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा मर्चेंट इनटू द दक्कन, यानी उस टाइम अगर देखा जाए तो जो व्यापार होता था तो नर्मदा नदी के थ्रू होता था, यानी नर्मदा नदी को क्रॉस करके इधर जाना, क्रॉस करके उधर जाना, नर्मदा नदी से सीधे ट्रांसपोर्ट करना, तो इस तरीके से व्यापार होता था चालुक्य डायनेस्टी में। क्योंकि उसके आगे हम बात करें तो नर्मदा मार्च टू द दक्कन, यानी कि नर्मदा पे उन्होंने जो है वो मतलब हर्षवर्धन ने क्रॉस किया और उसके बाद जो है दक्कन में उन्होंने प्रवेश किया, बट वाज स्टॉप बिलोंगिंग टू द चालुक्य, यानी कि चालुक्य के रूलर पुलकेशिन सेकेंड ने उसको रोक लिया हर्ष को।
और उसके बाद हुआ क्या कि पल्लवा चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति, यानी पल्लवा चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्ति बताती है कि इस टाइम हर्षवर्धन हार गया था। तो पल्लवा एंड चालुक्य आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम डायनेस्टी, यानी कि बहुत बड़े राज्य का जो है वो मतलब राजकुमार राजा थे। तो कह रहा है कि चालुक्य डायनेस्टी जो है इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा फली फूली। पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड दियर कैपिटल कांचीपुरम, यानी उधर जबकि पल्लवा फैल रहे थे कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में की राजधानी बनाई थी। तो उसके बाद कावेरी डेल्टा नदी के किनारे वाज अलॉन्ग डल चालुक्य वाज सेंटर, यानी जबकि चालुक्य का सेंटर अराउंड रायचूर दोआब में था, यानी कि चालुक्य ने अपना सेंटर रायचूर दोआब में बनाया था। और उसके बाद रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में, यानी ये लोग पानी में इसलिए बनाते थे कोई भी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, ताकि पानी में आने जाने में एक्सपोर्ट सस्ता पड़े। तो इस तरीके से मैक्सिमम राजा जो है अपने आप को एकदम पानी के किनारे रखते थे। द पल्लव डायनेस्टी, सही पल्लवा चालुक्य डायनेस्टी हमने पढ़ लिया। यहाँ बताते कि ऐहोल कैपिटल आप चालुक्य, यानी चालुक्य की कैपिटल ऐहोल थी। वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, यानी जो कि एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, यानी यह डेवलप हुआ रिलीजियस सेंटर के तौर पे। विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, यानी एक वो चालुक्य टाइम में जो ऐहोल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिरें बनी हुई थी, तो रिलीजियस सेंटर के रूप में भी इमर्ज हुआ। उसके साथ साथ द पल्लवा डायनेस्टी फ्रिक्वेंटली राइडेड वन अनदर लैंड, यानी पल्लवा डायनेस्टी जो चालुक्य डायनेस्टी में जब डिस्प्यूट हुआ था एक दूसरे के लैंड को एक्वायर करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वेर प्रॉस्पेरस टाउन, यानी कि जो है प्रॉस्पेरस टाउन, यानी कि जो है पल्लवा डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी में एक दूसरे से जब अटैक हुआ तो एक दूसरे की जो है ज़मीन को छीनने की कोशिश की। उसके बाद अटैक किया पॉलिटिकल कैपिटल सिटी, यानी उन्होंने कैपिटल सिटी पे अभी अटैक किया। उसके बाद प्रॉस्पेरस टाउन था, जो मतलब धनवान स्टेट थे, कैपिटल थे, उनको पर भी उन्होंने अटैक किया। अब उसके आगे हम बात करें तो दिस टेलस, यानी कि जो है रवि कीर्ति हमें यह भी बताता है कि हमें जनरेशन कैसी थी, यानी कि दो तो क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि। और तीसरा है कि जो है पुलकेशिन हिज पोइट रवि कीर्ति, यानी कि जो है यहाँ देखिए थोड़ा सा चालुक्य रूलर्स पुलकेशिन सेकेंड, यानी कि जो है चालुक्य रूलर जो था पुलकेशिन सेकेंड था, पहला राजा, यानी जो कि मतलब अच्छा राजा बना। वी नो अबाउट द प्रशस्ति, यानी उसके बाद भी हम प्रशस्ति में पढ़ेंगे। कंपोज बाय हिज पोइट रवि कीर्ति, यानी कि उसका जो है रवि कीर्ति उसका वो मतलब पोइट था, उसने इसको प्रशस्ति में लिखा था। और उसके बाद ऑल्सो हैज़ बीन एंसेस्टर हु ट्रीटेड, यानी उसके एंसेस्टर के बाद भी लिखा था हु ट्रीटेड बैक थ्रू 4 जनरेशन, उनके मतलब 4 जनरेशन के पूर्वजों को भी उसने लिखा था, जिसमें पिता से बेटे तक की बात थी। और उसके बाद कह रहा है कि पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, यानी पुलकेशिन ने जो है राज्य को तो अपने चाचा के थ्रू उसको मिला था। उसके आगे हम बात करें अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति के अनुसार हम बात करें तो हिज एक्सपेडिशंस अलॉन्ग विद बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, यानी पुलकेशिन सेकेंड ने ईस्ट में भी अपने राज्य को फैलाया और वेस्ट में भी फैलाया। और उसके बाद बिसाइड द चेक द एडवांस हर्ष, यानी उसने हर्ष के ऊपर भी अटैक किया और हर्ष जो है हार गया। और उसने हर्ष का मतलब होता है खुशी, लेकिन उसके चेहरे से पूरी खुशी ही गायब हो गई। द पोइट सेज कहता है दैट आफ्टर दिस डिफीट, इस जो है डिफीट के बाद हर्षा नॉट लॉन्गर हर्षा, यानी बहुत लंबे समय तक हर्षा नहीं रहा। और पुलकेशिन आल्सो अटैक्ड किया पल्लवा किंग के ऊपर, यानी पुलकेशिन को एक बार पावर मिल गई तो पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक कर दिया। उसके साथ कह रहा है कि पल्लवा किंग जो है हु वर द शेल्टर बिहाइंड द वाल्स ऑफ द कांचीपुरम, यानी वो चाहता था कि हर्ष मुझसे माफ़ी मांग ले और मैं उसे कांचीपुरम वापस कर दूं। बट द चालुक्य विक्ट्री, लेकिन चालुक्य की विक्ट्री थी कि शॉर्ट टर्म लिव्ड, यानी कि हम सही से रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए रहेंगे लेकिन अच्छे से रहेंगे। बट द चालुक्य रूलर्स, यानी कि चालुक्य रूलर्स वाज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि अल्टीमेटली बोथ द पल्लवा एंड चालुक्य वाज आल्सो न्यू वे टू न्यू रूलर्स, यानी कि जो अगर इसमें बात करें तो चालुक्य और पल्लवा डायनेस्टी जो है मतलब
but the Chalukya rulers and the shortly ultimately the Pallava Chalukya get away to new rulers, यानी जो है चालुक्य और उनके पल्लवा डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद नए रूलर का जन्म हुआ, नए रूलर उभरे जिनको कहा जाता है राष्ट्रकूटा, और जो है चोला डायनेस्टी यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टार्ट हुई और उसके साथ चोला डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब उसके बाद हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है, उसके आगे भी जब टॉपिक आएगा तो मैं फिर इसे अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, तब तक के लिए इतना ही। और आगे हम बात करें तो हाउ वर दीज किंग्स एडमिनिस्टर यानी किंग कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो किंग कैसे बना है। तो उसकी बात करें तो लैंड रेवेन्यू either king land revenue remained important for these rulers and the village remained द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हम यहाँ बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर का होता था, जो इम्पोर्टेंट दीज रूलर्स यानी रूलर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। विलेज रिमाइंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रिमाइंड देखा जाए तो जो है विलेज यानी कि सबसे छोटा गाँव एरिया की पॉलिटिक्स होती, वहाँ से शुरू करते हैं। तो देयर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, यानी उस समय कुछ नए डेवलपमेंट हुए, जैसे कि किंग अडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन, यानी 100 कदम जो है जीतने की ओर, ऐसे करके एक स्कोर चला गया था, उसको भी जीता मतलब उन्होंने किया। उसके साथ करें देयर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट एंड किंग कोर्ट एंड उसके बाद सपोर्ट ऑफ द मेन एंड पावरफुल, यानी कि उसमें पावरफुल वीमेन मतलब मेन ने सपोर्ट किया, वीमेन ने सपोर्ट किया। उसके बाद सोशली जो है और नंबर सॉरी कहाँ गया पावरफुली इकोनॉमिकली और सोशली बिकॉज द पॉलिटिकली मिलिट्री स्ट्रेंथन, क्योंकि उसको चाहिए होता था। यहाँ से देख लो थोड़ा सा देयर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट हुआ, किंग अडॉप्ट किया नंबर्स ऑफ स्टेप्स विन, यानी कि जो है कुछ मतलब कुछ कदम जीत की ओर करके एक इनिशिएटिव उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद सपोर्ट ऑफ द मेन एंड पावरफुल, यानी कि जो है वो सपोर्ट जिसमें सपोर्ट किया जाता था मेन के द्वारा, पावरफुल मैन जो पावरफुल मैन हो उसके द्वारा, इकोनॉमिकली या सोशली हो या कोई पॉलिटिकली मिलिट्री हो, यानी कि मतलब कोई भी उसके बाद पावर हो, लेकिन पावर होनी चाहिए। उसके आगे हम देखें तो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टर्स, यानी कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रबंधक जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी का मतलब जैसे कि सपोज दैट अभी देखा जाए, मतलब अब तो नहीं हेरिडेटरी, लेकिन सपोज दैट जैसे कि विधायक का बेटा विधायक, सांसद का बेटा सांसद, सांसद का बेटा सांसद, तो इस तरीके से इसको हेरिडेटरी कहते हैं। यानी कि कोई टीचर हो, उसकी डेथ हो जाए, उसका बेटा भी टीचर हो जाए, फिर उसकी डेथ हो जाए, उसका बेटा डेथ हो जाए, तो इस तरीके से हेरिडेटरी कहा जाता है। तो ये हेरिडेटरी सिस्टम था। मीन्स दैट सम सक्सीडेड फादर टू दोज पोस्ट, यानी कि पता चलता है कि जो मैक्सिमम राजा मतलब वो राजा थे या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी थे, तो मैक्सिमम पता चलता है कि उन्होंने अपने पापा का ही बिजनेस संभाल रखा है। उसके आगे बात करें समटाइम वन पर्सन होल्ड एनी पर्सन दैट इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंड नायिका, यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो पर्सन होता था राजा के उसमें घुड़सवारी में या फिर उसको जो है उसमें मतलब पैदल चलने वाली कैवलरी में, तो जो है उसमें महादंड नायक होता था। महादंड नायक यानी कि जो लोकल एरिया पे जो है महादंड नायक, यानी कि जो लोकल एरिया यानी गांव एरिया पे जो सपोर्ट करता था, मतलब एज जो है सरपंच चूज किया जाता है उसको महादंड नायक, यानी कि जो है वो पर्सन हेल्ड एनी ऑफिसर फॉर द इंस्टेंस डिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, यानी जो है हरसेना, यानी महादंड नायक अगर हरसेना के लिए यहाँ कहा गया थोड़ा सा। तो अगर देखिए कि जो है एक ही पर्सन को कई सारी पोस्ट दे दी जाती थी, जैसे कि महादंड नायक यानी कि जो कि जज भी होता था, महादंड नायक यानी जज, हरिसेना को यानी जज बनाया गया। उसके बाद कुमार अमात्य मतलब जो IAS ऑफिसर होता करंट का, उसको कहा जाता है। और उसके बाद मीनिंग इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, यानी कि वो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर का भी रोल प्ले करता था। उसके साथ साथ संधि विग्रह, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर होता था उसका भी पोस्ट वो जो है मतलब ग्रहण करता था। तो इस तरीके से वो मल्टीटास्किंग एक तरीके से ऑफिसर होते थे। सॉरी ये जो है हरसेना को कहा ही जाता है कि मल्टीटास्किंग ऑफिसर थे, यानी कि उनके पास जो है सिंचाई सब कुछ करने का मतलब तरीका है। अब उसके आगे हम बात करें तो बिसाइड
इम्पॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नगर श्रेष्ठी होता था, क्योंकि चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी, यानी सिटी का मर्चेंट होता था और चीफ बैंकर यानी सस्ते ब्याज दरों पे लोन भी देता था। अब इसके आगे हम बात करें सातवां, लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान, यानी जो कारवा होता था, यानी कि बताया नहीं कि आपको एक लाइन के पीछे एक ही लाइन में बहुत सारे जानवर आदमी चले एज अ लाइन, तो उसको हम कारवा कहते हैं। तो यानी कि जो है कह रहा है कि सातवां लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज, यानी कि मर्चेंट कारवांस, यानी कि वही जो है जो मतलब लाइन से चलने वाला। तो उस टाइम राजा के जो व्यापारी होते थे वो रेत में जाते थे, तो रेत में कोई प्रॉपर रास्ता होता नहीं था, तो एक दूसरे को इसे फॉलो करते करते चले जाते थे, जिसकी वजह से जो है उनको रास्ता मिल जाता था। तो वो जो है वो होते थे। उसके साथ कह रहा है क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्टमैन भी होता था। उसके साथ प्रथम कुलिका, यानी कि जो है प्रथम कुलिक, यानी कि जो उसका मतलब वो होता था, उसको कहा गया। उसके बाद कह रहा है दीज पॉलिसीज वेर रीजनेबल इफेक्टिव, यानी कि यह पॉलिसी जो है रीजनल क्षेत्रीय आधार पर इफेक्टिव थी।